गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 31 करेंगे। ये वर्कशीट हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की बुक चुनावी राजनीति नामक चैप्टर से ली गई है और इसमें आपको बताया जाएगा कि चुनाव क्यों, यानी कि चुनाव क्यों होते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपने टीचर का नाम लिखना है, ठीक है। अब हम वर्कशीट शुरू करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। लोकतंत्र तो आप लोगों को पता ही है किसे कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, जनता का शासन। यानी कि जो जनता का शासन है उसमें जनता अपने जो शासक हैं उनका चुनाव खुद करती है। और जब जनता उनका चुनाव करती है तो किस तरह से करती है, आपको पता है। हमारे यहाँ पे वोट डाले जाते हैं और वोटों के माध्यम से हम अपने लिए शासकों का चुनाव करते हैं। हम जिस भी राजनीतिक दल को सही समझते हैं उसको हम जो है वोट देते हैं और फिर उनकी गिनती होती है और जो भी पार्टी जीतती है वो हमारे लिए शासन चलाती है। तो लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। नियमित अंतराल का मतलब है कि एक निश्चित समय जो है उसके लिए होता है और वो उस निश्चित समय के बाद वहाँ पे चुनाव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, तो जनता 5 वर्ष में देखती है कि उसने जो प्रतिनिधि चुने हैं वो प्रतिनिधियों ने सही से शासन किया है या नहीं किया है, तो उसी बेस पे वो आगे का जो है उनको चुनने के लिए अपने आप को तैयार करती है। तो इसमें है चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ठीक है। और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। तो जब चुनाव होते हैं तो लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर 5 साल तक जिस पार्टी को उन्होंने पहले चुना था उसने ठीक से काम नहीं किया है तो वो दूसरी पार्टी को चुन लेते हैं। तो इस तरह से वे उस पार्टी को बदल भी सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। यानी कि जो लोकतंत्र है वो 2 तरह का होता है। एक लोकतंत्र 2 तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है वो जनता अपने जो प्रतिनिधि जनता जो शासन करती है, जनता का जो शासन होता है वो डायरेक्ट होता है। यानी कि कोई भी रूल लगाना है तो उसके लिए जनता से पूछ लिया जाता है और उसके लिए काम कर देते हैं। लेकिन इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो वहाँ होती है जहाँ पे कि जनसंख्या बहुत कम होती है। तो हमारे यहाँ तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र चलता है वहाँ पे और जनता अपने लिए चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेती है और वो एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे हमारे यहाँ 5 साल के लिए इन लोगों को चुन लेते हैं हम और फिर ये लोग हमारे लिए 5 साल तक शासन करते हैं। यानी कि हमने अपने लिए जो प्रतिनिधि चुन लिए हैं वो प्रतिनिधि हमारे लिए 5 साल तक निर्णय लेंगे, हमारे लिए काम करेंगे और वो हमें स्वीकार होगा। तो इसको हम कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। और आजकल ज़्यादातर प्रतिनिधि लोकतंत्र ही हर देश में चल रहा है। इसके बाद है मतदाता के पक्ष में तर्क। मतदाता जो है उसके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं? वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। जो मतदाता कौन होता है? मतदाता वो होता है जो कि वोट डालता है। तो आप लोगों को पता है हमारे यहाँ वोट कितने वर्ष के व्यक्ति को डालने का अधिकार है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति हमारे यहाँ पे जो भारत का नागरिक है वो वोट डालता है, ठीक है। तो वे अपने लिए कानून बनाने वाले लोगों का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि वोटों के माध्यम से वो सरकार बनाने वाले और जो उनके लिए बड़े बड़े फैसले लेंगे उनका भी चुनाव कर सकते हैं। तीसरा है वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि वो एक ऐसी पार्टी को चुन लेते हैं जो उनके लिए सरकार को चलाएगी। तो इस तरह से ये मतदाता के पक्ष में तर्क हैं। अब है आपका आगे कि चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने के आधार। यानी चुनाव
लोकतांत्रिक हैं या नहीं, हम इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। ये 4 चीज़ें अगर वहाँ पर हैं, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं। तो पहला है इसमें, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। यानी कि जो चुनाव हो रहे हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। स्वतंत्र और निष्पक्ष का क्या मतलब है? स्वतंत्र का मतलब है कि जो चुनाव हैं वो, जब मतदाता वोट डालने जा रहा है तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से जिस भी पार्टी को वोट देना चाहता है वो अपनी मर्जी से वो वोट दे। उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, उसे किसी तरह से डराया धमकाया ना जाता हो, उसको किसी तरह का कोई प्रलोभन ना दिया जाए। प्रलोभन का मतलब है कि उसको लालच ना दिया जाए किसी भी तरह का। और निष्पक्ष का मतलब है कि किसी भी पार्टी का पक्ष ना लिया जाए, कि चुनाव होते समय ऐसा ना करा जाए कि ऐसा लोगों पे दबाव बनाया जाए या लोगों को समझाया जाए कि वो किसी विशेष पार्टी को जो है वोट डालें। यानी कि जो मतदाता है वो एकदम स्वतंत्र हो। ठीक है। इसके बाद अगला है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। यानी जो चुनाव हो रहे हैं वो नियमित अंतराल पे, नियमित गैप पे होते रहें। जैसे हमारे यहाँ हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, इसी तरह से चुनाव हर 5 वर्ष के बाद हों। ऐसा ना हो एक बार चुनाव हो गए 10 साल 15 साल चुनाव ही ना हो। तो ऐसे में अगर होता है तो हम उन चुनावों को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। यदि वो नियमित अंतराल पे हो रहे हैं तभी हम उन चुनावों को लोकतांत्रिक कहेंगे। अगला है, हर किसी को मत का अधिकार हो और मत का मोल समान हो। यानी कि हर किसी को मत का अधिकार का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ पे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारत के नागरिक को मत डालने का अधिकार है। तो जो भी व्यक्ति भारत का है, नागरिक है, उस व्यक्ति को, चाहे वो अमीर है गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, सभी को मत डालने का अधिकार हो। और हर मत का मोल एक समान हो। ऐसा ना हो कि कोई अमीर आदमी है, कि अंबानी अगर वोट डालने गया है या हमारा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वोट डालने गया है तो उस वोट को हम 100 के समान गिन लें, और एक गरीब आदमी डालने गया है तो उसको 1 के समान गिन लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे एक गरीब आदमी वोट डाल रहा है तो उसको भी एक ही गिना जाएगा, और अगर एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वोट डाल रहा है या कोई बहुत अमीर आदमी वोट डाल रहा है तो उसके वोट की भी गिनती एक ही होगी। ऐसा होना चाहिए, तभी वो चुनाव लोकतांत्रिक माने जाएंगे। इसके बाद अगला है, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। यानी कि ऐसा ना हो कि चुनावों में खाली एक ही पार्टी हो। अगर एक ही पार्टी है तो उनके पास में कोई विकल्प ही नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ चाइना है, तो चाइना में क्या होता है कि वहाँ पे एक ही पार्टी है, और वहाँ पे जब वोट डलते हैं तो उनको जो एक ही पार्टी है तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें उस पार्टी को ही वोट डालना है। तो ऐसे चुनावों को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते जब जनता के पास में कोई विकल्प ही नहीं है। कम से कम दो या दो से अधिक पार्टियां होनी चाहिए, तभी व्यक्ति जो है अपने पसंद की जो है पार्टी को चुनेगा। अगर वहाँ पे विकल्प नहीं होगा तो ऐसे चुनावों का कोई भी मतलब नहीं है। तो ऐसे ये 4 चीज़ें अगर वहाँ पे हैं तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं। और अगर ये चारों चीज़ें वहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, तो इसमें से अगर एक भी चीज़ वहाँ पे उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब है कि वे चुनाव जो हुए हैं वो लोकतांत्रिक नहीं हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कंपटीशन। ये क्या अच्छी चीज़ है? तो कंपटीशन जहाँ पे भी होता है वो अगर हम एक अच्छे विचार के साथ अगर उसे हम लेके चलते हैं तो वो हमेशा अच्छा होता है। और अगर हम उस कंपटीशन के माध्यम से गलत तरीकों का प्रयोग करके उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं तो वो हर जगह ही गलत होता है। तो इसी तरह से हम चुनावों में अगर देखते हैं
तो चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल होता है। जब हम लोगों के यहाँ पे आप चुनाव होते हैं तो आप लोग देखते हो कि अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते हैं और वो उम्मीदवारों के बीच एक माहौल होता है क्या कि उन्हें चुनावों में जीतना है और इसमें वो कुछ नुकसान भी दिखते हैं। तो ये जो कंपटीशन होता है उनके बीच, तो वो कंपटीशन कई बार नुकसान दिखाता है। वो कैसे दिखाता है कि ये लोग सत्ता को पाने के लिए किसी भी तरह का काम करने को तैयार होते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। उनमें आपस में कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और कई बार वो गैर कानूनी काम भी करते हैं, लोगों को लालच देते हैं, लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। तो इस तरह का अगर प्रतियोगिता है तो वो नुकसानदायक होती है। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं जिससे हर घर और हर बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। यानी कि कई बार लोगों के बीच में भी जो उनको फॉलो करते हैं पार्टियों को, उनके बीच में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि जैसे एक पार्टी है वो बीजेपी को एक जो व्यक्ति है या घर है या परिवार है वो बीजेपी को पसंद करता है, दूसरा परिवार या बस्ती में लोग जो हैं वो कांग्रेस को पसंद करते हैं। तो उनके बीच में ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में बातें करते करते ही उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी प्रतियोगिता जो है नहीं है। अच्छी प्रतियोगिता तभी होती है चुनावों में कि जब पार्टियों में ऐसी भावना हो कि वो अच्छे से अच्छा काम करें, कि एक पार्टी ने जो अच्छा किया है दूसरी पार्टी उससे भी अच्छा जनता के लिए काम करने की कोशिश करे और आगे आने की कोशिश करे। ऐसी प्रतिद्वंद्विता अच्छी होती है, लेकिन अगर गलत तरीकों से वो आगे आने की कोशिश करे तो ऐसी प्रतियोगिता अच्छी नहीं होती है। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा समाज की सेवा करने की इच्छा होती है और वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन वो इन राजनीति में नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति में बहुत गंदे काम भी करने पड़ते हैं जिनको कि वो नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो लोग देश की सेवा कर सकते हैं वो भी इससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, परंतु प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेमानी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रतियोगिता को हम ख़त्म कर दें, तो अगर प्रतियोगिता नहीं होगी तो चुनाव बेकार हो जाएंगे। यानी कि अगर प्रतियोगिता है तो ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने अभी बताया कि जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए हर पार्टी आगे आए और जनता का उससे भला होगा और देश की भी तरक्की होगी। तो इस तरह की प्रतियोगिता अच्छी होती है। तो ये आपकी जो है वर्कशीट ख़त्म होती है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। यानी जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि उसमें उनको जो अपने जो प्रतिनिधि हैं उनका वो चुनाव कर सकें, या जो प्रतिनिधि पहले से काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बदल सकें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी हैं? तो इसका आंसर है कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र, अर्थात लोगों का शासन। तो लोकतंत्र में चुनाव मुख्य तौर पे दो कारणों से जरूरी है। पहला है जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए, ठीक है, और दूसरा है शासकों और सरकार को बदलने के लिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? इसका आंसर है, निम्न आधारों पर चुनावों को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। पहला है, लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, जैसा अभी वर्कशीट में मैंने आपको समझाया था। दूसरा है, चुनाव नियमित अंतराल पे होना चाहिए, यानी कि जो एक नियमित समय अंतराल है उस पर चुनाव होने चाहिए। तीसरा है, एक व्यक्ति एक वोट तथा एक मूल होना चाहिए। चौथा है, लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए?
इसका आंसर है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। इसके साथ साथ अपराधी व्यक्तियों पर रोक होनी चाहिए और राजनीतिक मुद्दे आधारित ही होनी चाहिए। यानी जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन्हीं आधार पे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 31 करेंगे। ये वर्कशीट हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की बुक चुनावी राजनीति नामक चैप्टर से ली गई है और इसमें आपको बताया जाएगा कि चुनाव क्यों, यानी कि चुनाव क्यों होते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपने टीचर का नाम लिखना है, ठीक है। अब हम वर्कशीट शुरू करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। लोकतंत्र तो आप लोगों को पता ही है किसे कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, जनता का शासन। यानी कि जो जनता का शासन है उसमें जनता अपने जो शासक हैं उनका चुनाव खुद करती है। और जब जनता उनका चुनाव करती है तो किस तरह से करती है, आपको पता है। हमारे यहाँ पे वोट डाले जाते हैं और वोटों के माध्यम से हम अपने लिए शासकों का चुनाव करते हैं। हम जिस भी राजनीतिक दल को सही समझते हैं उसको हम जो है वोट देते हैं और फिर उनकी गिनती होती है और जो भी पार्टी जीतती है वो हमारे लिए शासन चलाती है। तो लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। नियमित अंतराल का मतलब है कि एक निश्चित समय जो है उसके लिए होता है और वो उस निश्चित समय के बाद वहाँ पे चुनाव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, तो जनता 5 वर्ष में देखती है कि उसने जो प्रतिनिधि चुने हैं वो प्रतिनिधियों ने सही से शासन किया है या नहीं किया है, तो उसी बेस पे वो आगे का जो है उनको चुनने के लिए अपने आप को तैयार करती है। तो इसमें है चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ठीक है। और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। तो जब चुनाव होते हैं तो लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर 5 साल तक जिस पार्टी को उन्होंने पहले चुना था उसने ठीक से काम नहीं किया है तो वो दूसरी पार्टी को चुन लेते हैं। तो इस तरह से वे उस पार्टी को बदल भी सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। यानी कि जो लोकतंत्र है वो 2 तरह का होता है। एक लोकतंत्र 2 तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है वो जनता अपने जो प्रतिनिधि जनता जो शासन करती है, जनता का जो शासन होता है वो डायरेक्ट होता है। यानी कि कोई भी रूल लगाना है तो उसके लिए जनता से पूछ लिया जाता है और उसके लिए काम कर देते हैं। लेकिन इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो वहाँ होती है जहाँ पे कि जनसंख्या बहुत कम होती है। तो हमारे यहाँ तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र चलता है वहाँ पे और जनता अपने लिए चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेती है और वो एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे हमारे यहाँ 5 साल के लिए इन लोगों को चुन लेते हैं हम और फिर ये लोग हमारे लिए 5 साल तक शासन करते हैं। यानी कि हमने अपने लिए जो प्रतिनिधि चुन लिए हैं वो प्रतिनिधि हमारे लिए 5 साल तक निर्णय लेंगे, हमारे लिए काम करेंगे और वो हमें स्वीकार होगा। तो इसको हम कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र और आजकल ज़्यादातर प्रतिनिधि लोकतंत्र ही हर देश में चल रहा है। इसके बाद है मतदाता के पक्ष में तर्क। मतदाता जो है उसके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं? वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। जो मतदाता कौन होता है? मतदाता वो होता है जो कि वोट डालता है। तो आप लोगों को पता है हमारे यहाँ वोट कितने वर्ष के व्यक्ति को डालने का अधिकार है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति हमारे यहाँ पे जो भारत का नागरिक है वो वोट डालता है, ठीक है। तो वे अपने लिए कानून बनाने वाले लोगों का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि वोटों के माध्यम से वो सरकार बनाने वाले
और जो उनके लिए बड़े बड़े फैसले लेंगे उनका भी चुनाव कर सकते हैं। तीसरा है वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि वो एक ऐसी पार्टी को चुन लेते हैं जो उनके लिए सरकार को चलाएगी। तो इस तरह से ये मतदाता के पक्ष में तर्क हैं। अब है आपका आगे कि चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने के आधार, यानी चुनाव लोकतांत्रिक हैं या नहीं, हम इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। ये 4 चीज़ें अगर वहाँ पर हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं। तो पहला है इसमें चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, यानी कि जो चुनाव हो रहे हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। स्वतंत्र और निष्पक्ष का क्या मतलब है? स्वतंत्र का मतलब है कि जो चुनाव हैं वो जब मतदाता वोट डालने जा रहा है तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से जिस भी पार्टी को वोट देना चाहता है वो अपनी मर्जी से वो वोट दे। उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, उसे किसी तरह से डराया धमकाया ना जाता हो, उसको किसी तरह का कोई प्रलोभन ना दिया जाए। प्रलोभन का मतलब है कि उसको लालच ना दिया जाए किसी भी तरह का। और निष्पक्ष का मतलब है कि किसी भी पार्टी का पक्ष ना लिया जाए, कि चुनाव होते समय ऐसा ना करा जाए कि ऐसा लोगों पे दबाव बनाया जाए या लोगों को समझाया जाए कि वो किसी विशेष पार्टी को जो है वोट डालें। यानी कि जो मतदाता है वो एकदम स्वतंत्र हो। ठीक है। इसके बाद अगला है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी जो चुनाव हो रहे हैं वो नियमित अंतराल पे, नियमित गैप पे होते रहें। जैसे हमारे यहाँ हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, इसी तरह से चुनाव हर 5 वर्ष के बाद हों। ऐसा ना हो एक बार चुनाव हो गए 10 साल 15 साल चुनाव ही ना हो। तो ऐसे में अगर होता है तो हम उन चुनावों को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। यदि वो नियमित अंतराल पे हो रहे हैं तभी हम उन चुनावों को लोकतांत्रिक कहेंगे। अगला है हर किसी को मत का अधिकार हो और मत का मोल समान हो, यानी कि हर किसी को मत का अधिकार का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ पे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारत के नागरिक को मत डालने का अधिकार है। तो जो भी व्यक्ति भारत का है, नागरिक है, उस व्यक्ति को, चाहे वो अमीर है गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, सभी को मत डालने का अधिकार हो। और हर मत का मोल एक समान हो। ऐसा ना हो कि कोई अमीर आदमी है कि अंबानी अगर वोट डालने गया है या हमारा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वोट डालने गया है तो उस वोट को हम 100 के समान गिन लें, और एक गरीब आदमी डालने गया है तो उसको 1 के समान गिन लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे एक गरीब आदमी वोट डाल रहा है तो उसको भी एक ही गिना जाएगा, और अगर एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वोट डाल रहा है या कोई बहुत अमीर आदमी वोट डाल रहा है तो उसके वोट की भी गिनती एक ही होगी। ऐसा होना चाहिए, तभी वो चुनाव लोकतांत्रिक माने जाएंगे। इसके बाद अगला है चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो, यानी कि ऐसा ना हो कि चुनावों में खाली एक ही पार्टी हो। अगर एक ही पार्टी है तो उनके पास में कोई विकल्प ही नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ चाइना है, तो चाइना में क्या होता है कि वहाँ पे एक ही पार्टी है और वहाँ पे जब वोट डलते हैं तो उनको एक ही पार्टी है तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें उस पार्टी को ही वोट डालना है। तो ऐसे चुनावों को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते जब जनता के पास में कोई विकल्प ही नहीं है। कम से कम दो या दो से अधिक पार्टियां होनी चाहिए, तभी व्यक्ति जो है अपने पसंद की जो है पार्टी को चुनेगा। अगर वहाँ पे विकल्प नहीं होगा तो ऐसे चुनावों का कोई भी मतलब नहीं है। तो ऐसे ये 4 चीज़ें अगर वहाँ पे हैं तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं। और अगर ये चारों चीज़ें वहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, तो इसमें से अगर एक भी चीज़ वहाँ पे उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब है कि वे चुनाव जो हुए हैं वो लोकतांत्रिक नहीं हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कंपटीशन। ये क्या अच्छी चीज़ है? तो कंपटीशन जहाँ पे भी होता है वो अगर हम उस एक अच्छे
विचार के साथ अगर उसे हम लेके चलते हैं तो वो हमेशा अच्छा होता है। और अगर हम उस कंपटीशन के माध्यम से गलत तरीकों का प्रयोग करके उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं तो वो हर जगह ही गलत होता है। तो इसी तरह से हम चुनावों में अगर देखते हैं तो चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल होता है। जब हम लोगों के यहाँ पे आप चुनाव होते हैं तो आप लोग देखते हो कि अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते हैं और वो उम्मीदवारों के बीच एक माहौल होता है क्या कि उन्हें चुनावों में जीतना है और इसमें वो कुछ नुकसान भी दिखते हैं। तो ये जो कंपटीशन होता है उनके बीच, तो वो कंपटीशन कई बार नुकसान दिखाता है। वो कैसे दिखाता है कि ये लोग सत्ता को पाने के लिए किसी भी तरह का काम करने को तैयार होते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। उनमें आपस में कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और कई बार वो गैर कानूनी काम भी करते हैं, लोगों को लालच देते हैं, लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। तो इस तरह से इस तरह का अगर प्रतियोगिता है तो वो नुकसानदायक होती है। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं जिससे हर घर और हर बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। यानी कि कई बार लोगों के बीच में भी जो उनको फॉलो करते हैं पार्टियों को, उनके बीच में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि जैसे एक पार्टी है वो बीजेपी को एक जो व्यक्ति है या घर है या परिवार है वो बीजेपी को पसंद करता है, दूसरा परिवार या बस्ती में लोग जो हैं वो कांग्रेस को पसंद करते हैं। तो उनके बीच में ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में बातें करते करते ही उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी प्रतियोगिता जो है नहीं है। अच्छी प्रतियोगिता तभी होती है चुनावों में कि जब पार्टियों में ऐसी भावना हो कि वो अच्छे से अच्छा काम करें, कि एक पार्टी ने जो अच्छा किया है दूसरी पार्टी उससे भी अच्छा जनता के लिए काम करने की कोशिश करे और आगे आने की कोशिश करे। ऐसी प्रतिद्वंद्विता अच्छी होती है। लेकिन अगर गलत तरीकों से वो आगे आने की कोशिश करे तो ऐसी प्रतियोगिता अच्छी नहीं होती है। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा समाज की सेवा करने की इच्छा होती है और वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन वो इन राजनीति में नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति में बहुत गंदे काम भी करने पड़ते हैं जिनको कि वो नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो लोग देश की सेवा कर सकते हैं वो भी इससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, परंतु प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेमानी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रतियोगिता को हम ख़त्म कर दें, तो अगर प्रतियोगिता नहीं होगी तो चुनाव बेकार हो जाएंगे। यानी कि अगर प्रतियोगिता है तो ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने अभी बताया कि जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए हर पार्टी आगे आए और जनता का उससे भला होगा और देश की भी तरक्की होगी। तो इस तरह की प्रतियोगिता अच्छी होती है। तो ये आपकी जो है वर्कशीट ख़त्म होती है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। यानी जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि उसमें उनको जो अपने जो प्रतिनिधि हैं उनका वो चुनाव कर सकें, या जो प्रतिनिधि पहले से काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बदल सकें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर है कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र, अर्थात लोगों का शासन। तो लोकतंत्र में चुनाव मुख्य तौर पे दो कारणों से जरूरी है। पहला है जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए, ठीक है, और दूसरा है शासकों और सरकार को बदलने के लिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? इसका आंसर है, निम्न आधारों पर चुनावों को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। पहला है, लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, जैसा अभी वर्कशीट में मैंने आपको समझाया था। दूसरा है, चुनाव नियमित अंतराल पे होना चाहिए, यानी कि जो एक नियमित समय अंतराल है उस पर चुनाव होने चाहिए। तीसरा है, एक व्यक्ति एक वोट तथा एक मूल होना चाहिए। चौथा है, लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए?
इसका आंसर है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। इसके साथ साथ अपराधी व्यक्तियों पर रोक होनी चाहिए और राजनीतिक मुद्दे आधारित ही होनी चाहिए। यानी जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन्हीं आधार पे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए।